नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो SC ST के मामले में क्रीमी लेयर को लेकर जो जजमेंट दिया था और उस जजमेंट के खिलाफ आज पूरे देश में SC ST के लोग सड़क पर हैं और मांग कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन या इस फैसले को 9वीं अनुसूची में डाल दीजिए। ये संविधान के खिलाफ है और कहीं न कहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान के निर्माण के दौरान या संविधान के निर्माता के तौर पर SC और ST को जो संरक्षण दिया था उस संरक्षण पर हमला है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि उसी जजमेंट से पहले इस देश का कोई पॉलिटिशियन ऐसा रहा है जिसने इसी तरीके का वर्गीकरण कर जो मलाई खाने वाले जो SC में जो लोग हैं या राजनीति करने वाले लोग हैं उनकी हवा निकाल दी, उनकी राजनीति खत्म कर दी। ये अलग बात है कि आज बीजेपी उन्हें समय समय पर प्राण वायु देते रहता है, लेकिन जिस राजनीतिज्ञ ने उसकी हवा निकाल दी वो आज भी बंद के दिन भी पूरी तौर पर हवा निकाल के रख दी है। और यही वजह है कि पूरे देश में बंद को लेकर जो भी बातें सामने आ रही हो, बिहार में बंद के समर्थन में भी और बंद के खिलाफ भी रोड पर है। ऐसे नेता बयान दे रहे हैं कि ये गलत है, SC ST में क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए। तो यही सियासत है और हमने इसलिए कहा कि मोदी को नीतीश से राजनीति सीखनी चाहिए। देखिए, संघ में मैं रहा हूँ, भाजपा के नेताओं से मेरा करीब का रिश्ता रहा है, रोजाना संघ के लोगों को देखता हूँ। देखिए, 3 बात के अलावा उसके पास चौथा ज्ञान नहीं है। धारा 370 हो ही गया, कॉमन सिविल कोड जिसको लेकर हो रहा है, और राम मंदिर, यही 3 पढ़ाई कोर्स मटेरियल है संघ में। और उसी मटेरियल को अलग अलग अंदाज में कभी संघ कभी बीजेपी पढ़ता रहता है, पढ़ाता रहता है। लेकिन अब जो राजनीति देश में परवान चढ़ने लगा है, देखिए, धर्म की राजनीति देश में कभी नहीं रहा है और जब जब धर्म की राजनीति इस देश पर हावी रहा है, देश गुलाम हुआ है। इतिहास पलट कर देख लीजिए, हम लोग इतिहास के छात्र हैं, चीज़ों को समझते हैं। धर्म की राजनीति ज़्यादा दिनों तक यहाँ नहीं रहती। 10 बरस मोदी धर्म की राजनीति हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान करके कर लिए। अब जो इस देश का यथार्थ है ना, जाति, उस और फिर राजनीति मुड़ चुका है। कल जो संघ लोकसभा आयोग से एक झटका बताइए, मोदी जैसा मजबूत आदमी, 56 इंची सीना, कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। शाह जैसा गृह मंत्री जिसकी तुलना पटेल से होने लगी है। और 3 दिन के अंदर में कांग्रेस सहित कई लोग हमला बोलना क्या शुरू किया, UPSC से अपनी वैकेंसी वापस ले लिया। ये स्थिति है। देखिए, ये व्यक्ति वही ये काम करता है जो नॉन पॉलिटिकल आदमी था। कोई आप पॉलिटिकल डिसीजन लीजिएगा ना तो उसका तर्क रहता है, उस पर आप अड़े रहते हैं। लेकिन जातिवादी राजनीति से इस तरीके से मोदी डर गए हैं कि अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इस देश की राजनीति को हम कैसे अपने नैरेटिव की तरफ मोड़ दें। लेकिन यूपी का रिजल्ट उनकी हवा निकाल दी है, अयोध्या की हार उनको और हवा निकाल दिया है। बनारस में जिस तरीके से लोगों ने उनको नकारा, कहाँ 5 लाख 6 लाख वोट से जिताया था, इस बार क्या स्थिति हुई देख ही रहे हैं। और यूपी में आने वाले समय में बहुत कुछ हो जाएगा ऐसा भी नहीं है, और स्थिति गड़बड़ाएगी। महाराष्ट्र में देख ही रहे हैं, हरियाणा में देख ही रहे हैं, बिहार में नीतीश आज चलने तो खेल खत्मे है। तो जो इस देश की राजनीति का यथार्थ है ना, उस राजनीति को लेकर बीजेपी और संघ कभी भी संजीदा नहीं रहा। मतलब पढ़ाई लिखाई से, उस पढ़ाई लिखाई से इन लोगों को मतलब ही नहीं रहा है। ये कहिए ना कि उस पढ़ाई लिखाई में ये लोग फंस जाते हैं, जैसे ही उस पर चर्चा शुरू होती है ना फंस जाता है। कांग्रेस इस पर बहुत ही मिडिल पाथ अपनाता था, रिजर्वेशन को लेकर, हिंदू मुसलमान को लेकर भी। लेकिन कांग्रेस में राहुल का जो तेवर बदला है ना,
जिस तरीके से आरक्षण पर सवाल, जिस तरीके से कितने सेक्रेटरी हैं, उसमें SC ST और पिछड़े वर्ग के लोग कितने हैं, जाति जनगणना को लेकर जो कांग्रेस एग्रेसिव हुआ है, तो बीजेपी की और परेशानी बढ़ गई। पहले कांग्रेस इस तरीके के मुद्दों पर बीच का रास्ता निकालता था, लेकिन कांग्रेस को समझ में आ गई है कि जो धर्म की राजनीति जिस तरीके से प्रमाण चढ़ा इस देश में, राष्ट्रवाद के नाम पर जिस तरीके से इस देश में एक अलग तरीके की नैरेटिव सेट करने की कोशिश हुई, और उस कोशिश का लाभ नरेंद्र मोदी उठाए भी। अब इसका काट एक ही चीज है, वो है जाति की राजनीति। और इस बात को राहुल कहीं न कहीं समझ गए हैं। इसलिए कांग्रेस के किसी नेता ने जिस तरह से राहुल कास्ट की राजनीति में आगे बढ़कर बोल रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, कभी किसी ने, न इंदिरा ने, न राहुल ने, न इंदिरा ने, राजीव गांधी ने, न मनमोहन सिंह नहीं, नरसिम्हा राव भी नहीं, किसी ने इस तरीके, न नेहरू, ये इस तरह समावेशी राजनीति की बात करते रहे। जाति पाति में भी ज़्यादा वो स्पेस नहीं देते थे राजनीति में, जबकि उसका नुकसान उनको मंडल आयोग के लागू होने के बाद हुआ। सबसे ज़्यादा नुकसान मंडल आयोग कमीशन का विरोध करने के कारण कांग्रेस को भुगतना पड़ा। फिर कांग्रेस में पिछड़ा चेहरे को लेकर जो सियासत रही, उस वजह से उसको भुगतना पड़ा। तो ये राहुल इस बात को समझने लगा है, और समझ भी गया है कि इस देश की राजनीति का यथार्थ क्या है। इसलिए जात के नाम पर जो है सो वो एग्रेसिव होकर बात करता है। और ये समझिए नहीं कि मोदी जैसी ताकत वाली शख्सियत 3 दिन के अंदर में UPSC से वैकेंसी वापस ले लेता है। आप समझ जाइए कि कितने डरे हुए हैं ये। और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हुआ नहीं, 2 दिन के अंदर में कैबिनेट से फैसला लेकर कह दिया इन्होंने कि नहीं हम लागू नहीं करेंगे। जबकि जानकार का कहना, हर कोई जो पॉलिटिक्स को समझ रहा है, इस देश के पॉलिटिकल वैल्यू को समझ रहा है कि कहाँ किस आधार पर चीज़ों को घेरा जा सकता है। नरेंद्र मोदी के पास 2 ऐसे तुरुप का एक्का आज भी मौजूद है जिसको वो खेल दे तो महाराष्ट्र हरियाणा के चुनाव तो छोड़ दीजिए, 2029 में भी उसको कोई नहीं हरा पाएगा। और वो है रोहिणी कमीशन। पहला जो पिछड़ा रिजर्वेशन है नीतीश की तरह, UPSC में भी, केंद्र की सेवा में भी लागू कर दीजिए। पूरी रात क्यों? अरे उत्तर भारत में ही आपको प्रॉब्लम है ना। मध्य प्रदेश में ये राजनीति फिट नहीं बैठ रही है, लेकिन बिहार, UP, राजस्थान, यहाँ आपको परेशानी हो रहा है। महाराष्ट्र, इन सब राज्यों में आपको परेशानी हो रही है। हरियाणा में भी परेशानी होनी है। तो उसका काट क्या कि जो इस तरीके से दबंग पिछड़ी जाती है उसको आप इस आधार पर सफाई कर सकते हैं। कैसे जाट को आप सफाई कर दिए? हरियाणा पूरी राजनीति जाट की खत्म हो गई। हरियाणा मतलब जाट, आपने उस जाट की राजनीति को खत्म कर दी। तो वो जो राजनीति है ना, वो रोहिणी कमीशन आपके पास था। और दूसरी बात ये SC ST में क्रीमिलियर, जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में नैरेटिव सेट किया गया कि भाई संविधान बदलने वाला है, और बीजेपी के नेता ने भी इस नैरेटिव को हवा देने में कम बड़ी भूमिका नहीं निभाई। मोदी भले उसका खंडन करते रह गए, लेकिन सेकंड लेयर के नेता जो जिला प्रखंड में रहने वाले, स्टेट में रहने वाले नेता थे, वो 400 पार मतलब संविधान बदल देंगे, यही समझाते रहे। कितना बड़ा नुकसान हुआ आपके सामने में। लेकिन उस नुकसान की भरपाई आप इस क्रीमी लेयर की चर्चा करके कर सकते थे। इसलिए हम कार्यक्रम की शुरुआत में भी कहे और अभी भी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को बिहार में आकर नीतीश कुमार की राजनीतिक शैली को समझना चाहिए। किस तरीके से नीतीश कुमार ने दबंग पिछड़ी जाति लालू यादव को नाक के बल कह सकते हैं ना, रगड़ने को मजबूर कर दिया। आज क्या स्थिति है लालू यादव की? तीसरी कोई जाति जोड़ने की स्थिति, मुसलमान और यादव के अलावा तीसरी कोई भी जाति से जुड़ने को तैयार नहीं है। क्या फॉर्मूला है? आज नीतीश के खिलाफ इनकम्बेंसी, बहुत ज़्यादा इनकम्बेंसी है, फिर भी लालू परिवार जब तक है तब तक नीतीश है। क्योंकि वो जो पिछड़ावाद का जो एक दंश लोगों ने झेला है, जैसे ही वो याद आता है तो सिर्फ सबर ही नहीं, जो कमज़ोर पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो भी रातों रात बदल जाते हैं। क्योंकि देखिए, अगर इस तरीके की राजनीति में आप अगड़ा से जब तक लड़ते रहे
लेकिन लड़ते लड़ते, क्योंकि आप तो रहते हैं पिछड़ों के पीछे, तो जब यहाँ अगड़ा का खेत चराना हो गया तब अगड़ा लोग जो है सो उसी गांव के अति पिछड़ा को खेत दे दिया, उसका खेत भी लोग चराने लगे। तो वो जो जमीनी स्तर पर जो कन्फ्लिक्ट हुआ सोसाइटी में, और उसका नीतीश ने लाभ उठाया अति पिछड़ा करके। तो मोदी भी इस राजनीति का लाभ उठा सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि मोदी को नीतीश से सीखना चाहिए। दूसरा प्रयोग देखिए ना, रामविलास पासवान जैसा दलित नेता, पूरे देश में एक दलित नेता के रूप में उनकी पहचान थी। 2005 में वो चाबी लेके घूम रहे थे कि चाबी तो मेरे ही पास है, और सरकार कैसे बन जाएगी। चाबी ही नहीं लिया नीतीश कुमार ने, उनको रोड पर ला दिया, सड़क पर उतार दिया उनको, चुनाव हार गए, कहीं का नहीं छोड़ा उनको। उनकी पूरी राजनीतिक विसात खतरे में आ गई और अभी तक होश नहीं हुआ है। जो क्लासिफिकेशन जो सुप्रीम कोर्ट कर रही है ना, तो नीतीश कुमार सत्ता में आते ही कर दिया। अति पिछड़ों को करके लालू की राजनीति को खत्म कर दिया, दलित को महादलित बनाकर रामविलास पासवान की चाबी लेकर घूमते ही रह गए। उनकी पूरी दलित नेता की छवि ही खत्म कर दी। जो दलित का मतलब दलित होता था, उसको उन्होंने महादलित में बांट दिया। और ये महादलित की राजनीति बिहार में इस तरीके से जोर पकड़ा कि आज तक चिराग हनुमान बन के घूमते रह जा रहे हैं। उस तरीके का फोर्स वापस नहीं कर पाए जो ताकत रामविलास पासवान को था। उसी तरीके से नीतीश कुमार ने मुसलमानों को दो भागों में बांट दिया, पसमानदा मुसलमान। हालांकि संघ और बीजेपी उस पर काम कर रही है, पसमानदा मुसलमान को खींचने की कोशिश कर रही है। तो उसका गुण भी सीखिए आप नीतीश कुमार से। सीधे पसमानदा आप पर भरोसा नहीं कर लेगा। नीतीश कुमार ने पसमानदा वोटर को लाने के लिए क्या किया, उससे जरा सीखिए। खैर उस पर कभी और बात होगी। देखिए SC ST को लेकर पूरे देश में आज किस तरीके का आंदोलन है, और आज बिहार में देखिए नीतीश कुमार आराम से बैठे हुए हैं उस SC ST क्रीमी लेयर को लेकर, जहां RJD साथ दे रही है। देखिए नीतीश की राजनीति, आज RJD और चिराग यही दो पार्टी है जो साथ है इस आंदोलन का। वजह क्या है कि इनकी राजनीति इसी तरीके की रही है, जिसको नीतीश ने टुकड़े टुकड़े में कर दिया है। ये कोशिश कर रहे हैं कि राजनीति में दलित और पिछड़ा फिर से एक नैरेटिव में आ जाए। मतलब पिछड़ा मतलब सब पिछड़ा, उसमें अति पिछड़ा वाली बात नहीं हो। उसी तरीके से दलित मतलब सब दलित, महादलित वाली बात नहीं हो। इसलिए ये दोनों समर्थन कर रहे हैं। और नीतीश का चाल देखिए कि बिहार जैसे राज्य में दलित का बड़ा चेहरा मांझी उसका खिलाफ कर रहा है। आज मांझी के लोग सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पक्ष में जुलूस निकाले हैं। इतना ही नहीं, भाकपा माले, CPI, CPM, कांग्रेस, राजद को छोड़कर महागठबंधन से जुड़े तमाम पॉलिटिकल पार्टी इस आंदोलन के समर्थन में एक बयान तक जारी नहीं किया। यही नीतीश की राजनीति है कि नीतीश ने बिहार में ऐसा राजनीति, दलित को महादलित में, मुसलमानों को पसमानदा में, पिछड़ों को अति पिछड़ा में बांटकर ऐसी लकीर खींच दी है कि बड़े बड़े योद्धा को जो है ना दिन में तारे नजर आने लगते हैं। देखिए कैसे चिराग और श्याम रजक तर्क पर तर्क दे रहे हैं कि क्यों क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए, और उसी में मांझी कह रहे हैं हमको दलित से ही बाहर कर दीजिए। यही नीतीश की राजनीति है, और इसी राजनीति को मोदी को समझने की जरूरत है, क्योंकि मोदी के पास दो ऐसे विकल्प आज भी मौजूद है जिसका वो इस्तेमाल कर ले तो पूरे देश की राजनीति बदल जाएगी। चलिए सुनिए चिराग और श्याम रजक क्या कर रहे हैं, और मांझी कितनी दूर वाली बात कह दी है कि एक दलित युवक को घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाता है, एक दलित परिवार को मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाता है, और तो और हद तो तब हो जाती है जब हाल फिलहाल के दिनों में ही एक IPS ऑफिसर सुरक्षा मांगता है अपनी बारात निकालने के लिए। तो आप कैसे इसमें क्रीमी लेयर बना सकते हैं? एक पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए जब मंदिर दर्शन के लिए जाते हैं तो उनके निकलने के बाद मंदिर को गंगा जल से धुलाया जाता है।
आज की तारीख में भी ये भेदभाव के उदाहरण देखने को मिलते हैं, तो कैसे इसमें क्रीमी लेयर का प्रावधान हो सकता है। और इस बात को भी मैंने प्रमुखता से कैबिनेट मीटिंग में रखने का काम किया और मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने भी तुरंत उसी कैबिनेट मीटिंग के बाद क्रीमी लेयर की जो संभावनाएं माननीय न्यायालय के द्वारा जताई गई थी, उस पर सरकार की तरफ से अपना रुख स्पष्ट करने का काम किया। इसकी न्यायपालिका हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से फैसला देने का काम किया कि दलितों का वर्गीकरण होगा, दलित का अनुसूचित जाति जनजाति का वर्गीकरण होगा, किस संविधान में लिखा है, किस संविधान की किस धारा में लिखा है, किस धारा में लिखा है, मैं ये जानना चाहता हूँ। और जिस तरह दलितों को प्रहार हो रहे हैं, दलितों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, दलितों के साथ उपेक्षा करने का काम किया जा रहा है, तो हम आम तमाम देश के दलितों से और दलितों के शुभचिंतकों से, जो लोग इस देश के संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, उन तमाम दलों से भी मैं आग्रह करना चाहूँगा, कल का दिन जो दलितों ने, देश के संविधान के बचाने वाले लोगों ने और हमारे पूर्वजों ने जो देश की रक्षा की, उन पूर्वजों की रक्षा के लिए, उनके नमन के लिए कल भारत बंद में आप शरीक हों। एक एक सड़क, एक एक गली, एक एक मोहल्ला, सारे जगह चक्का जाम हो जाना चाहिए, तभी बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ये खतरा सिर्फ दलितों का नहीं है, खतरा इस देश से 140 करोड़ जनता का है। कि शेड्यूल कास्ट में बिहार में 22 जातियां हैं। 22 जातियों में 4 जातियां डेवलप्ड 4 कहे जाते हैं, D4। उनके अलावा 18 जातियां यहाँ हैं जिनकी साक्षरता दर 20% से नीचे है, जो शैक्षणिक दृष्टिकोण से सबसे कमज़ोर हैं। हम लोगों की मांग है कि शैक्षणिक दृष्टिकोण से कमज़ोर लोग हैं, उनका एक अलग वर्गीकरण कर दिया जाए, जिसका सजेशन सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया है कि राज्य सरकार चाहे तो उन लोगों का वर्गीकरण कर दे। वही वर्गीकरण करने के लिए हम लोगों ने मांग किया है, सब हमारे नेताओं ने भी बात की है। हम भी कहते हैं कि वर्गीकरण जात के आधार पर नहीं कीजिए, लेकिन आप शैक्षणिक आधार पर आप कीजिए। जो सबसे कमज़ोर लोग हैं उसका पैरामीटर बताया है 20%, कि 20% तक जिनकी साक्षरता दर है वैसे लोगों को आप अलग शेड्यूल कास्ट में रखिए और इनके लिए अलग व्यवस्था कीजिए। जात के नाम पर लोग कहते हैं कि जाति कर करके ये लोग बंटवारा करना चाहते हैं, तो हम जाति के आधार पर नहीं करते हैं, क्योंकि अम्बेडकर साहब ने भी कहा था शैक्षणिक पिछड़ापन सबसे बड़ा पिछड़ापन होता है। तो हम अम्बेडकर साहब के लोग हैं, इसलिए अम्बेडकर साहब के आधार पर ही कहते हैं कि 20% तक जितनी जनसंख्या साक्षरता दर हो, उन लोगों को 1% से 20% तक जितनी जनसंख्या हो उसी के अनुपात में हमको आप आरक्षण दे दीजिए अलग करके।